गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। भौतिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर नंबर 11 किरण प्रकाशिकी के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम चैप्टर नंबर 12 तरंग प्रकाशिकी जो हमारे चैप्टर नंबर 12 है उसका अध्ययन करेंगे। इसमें चैप्टर का नाम है 12 का प्रकाश की प्रकृति। चैप्टर नंबर 12 नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की प्रकृति। तो ये चैप्टर नंबर 11 और 12 दोनों एक ही यूनिट में है और दोनों मिलाकर 9 मार्क्स के हैं। कितने मार्क्स के? 9 मार्क्स। मतलब चैप्टर नंबर 11, लेसन 11 एंड लेसन 12 ये दोनों एक यूनिट में आते हैं और ये है हमारे पास कितने मार्क्स के? 9 मार्क्स। कितने? इक्वल टू 9 मार्क्स। फिजिक्स में सबसे ज्यादा नंबर के जो चैप्टर है ये दोनों ही है। जो ये यूनिट है हमारे, ये 9 मार्क्स की यूनिट है। जो चैप्टर नंबर 11 हम पढ़ चुके हैं और 12 हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखें, सबसे पहले चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे प्रकाश की प्रकृति। ऐसे ये प्रकाश की प्रकृति के बारे में मैं आपको चैप्टर नंबर 13 में पढ़ा चुका हूं। जब लॉकडाउन हुआ था उसके पहले हम जब क्लास में चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे थे तो वहां पर हम इसका अध्ययन क्लास के अंदर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको रिपीटेशन में आपको दोबारा समझा रहा हूं। तो देखें प्रकाश की प्रकृति। तो स्टार्टिंग यहां से लेंगे हम प्रकाश की प्रकृति से। तो प्रकाश की प्रकृति द्वैत होती है, हम सब जानते हैं, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 13 में अध्ययन किया था लॉकडाउन से पहले क्लास के अंदर। तो द्वैत कैसे होती है उसको वापस हम दोबारा देख रहे हैं। तो सबसे पहले आया था प्रकाश का कणिका सिद्धांत। तो फर्स्ट इसको समझने के लिए हम अलग अलग वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ेंगे। पहले प्रकाश का कणिकावाद सिद्धांत या प्रकाश का कणिका सिद्धांत। ये अलग अलग वैज्ञानिकों के बारे में अध्ययन करेंगे। ऐसे केवल चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेन चैप्टर हमारा हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्रकाश का कणिकावाद सिद्धांत। ये दिया था सबसे वैज्ञानिक न्यूटन ने। वैज्ञानिक न्यूटन ने बताया, या वैज्ञानिक न्यूटन के अनुसार प्रत्येक प्रकाश स्रोत से, मतलब जितने भी प्रकाश स्रोत है उनसे क्या होते हैं? असंख्य सूक्ष्म व हल्के कण निकलते हैं। मतलब जो प्रकाश स्रोत है उससे असंख्य हल्के कण एवं अदृश्य हल्के एवं सूक्ष्म अदृश्य कण निकलते हैं। इन्हें कणिकाएं कहते हैं। जो निकलेगी इनको क्या कहेंगे अपन? कणिकाएं। ये कणिकाएं प्रकाश के वेग से, जो ये कणिकाएं निकलती है, जिन कणिकाएं हम कहते हैं, ये प्रकाश के वेग से सभी संभव दिशाओं में गति कर सकती है, चल सकती है। और न्यूटन ने कणिकावाद सिद्धांत के आधार पर प्रकाश का सरल रेखीय गमन, परावर्तन, अपवर्तन आदि की व्याख्या की, लेकिन ये प्रकाश के व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि की व्याख्या करने में असमर्थ रहा। तो इसमें बताया, सबसे पहले हम लिख लेते हैं वैज्ञानिक न्यूटन। वैज्ञानिक न्यूटन के अनुसार, वैज्ञानिक न्यूटन के अनुसार, वैज्ञानिक न्यूटन के अनुसार क्या होगा बेटा? प्रत्येक प्रकाश स्रोत से असंख्य, अनुसार प्रत्येक प्रकाश स्रोत, प्रत्येक प्रकाश स्रोत से असंख्य प्रत्येक प्रकाश स्रोत से असंख्य सूक्ष्म एवं हल्के वैज्ञानिक न्यूटन के अनुसार प्रत्येक प्रकाश स्रोत से असंख्य एवं
असंख्य सूक्ष्म एवं हल्के अदृश्य कण निकलते हैं, अदृश्य कण निकलते हैं। तो ये जो अदृश्य कण होते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कणिकाएं। तो ये सूक्ष्म एवं हल्के अदृश्य कण निकलते हैं, इन्हें कणिकाएं कहते हैं। इन्हें कणिकाएं कहते हैं। तो ये कणिकाओं की डेफिनेशन भी हो गई हमारे पास। कणिकाएं क्या होती है, किसे कहते हैं? तो कणिकाएं कहते हैं ये कणिकाएं प्रकाश के वेग से, जो ये कणिकाएं हैं ये प्रकाश के वेग से सभी संभव दिशाओं में क्या कर सकती है, गति कर सकती है। ये कणिकाएं किससे, प्रकाश के, ये कणिकाएं प्रकाश के वेग से ये कणिकाएं प्रकाश के वेग से सभी संभव दिशाओं में प्रकाश के वेग से, ये कणिकाएं प्रकाश के वेग से सभी संभव दिशाओं में गति करती हैं। या गति कर सकती है। जब ये कणिकाएं क्या होती है, आंख के रेटिना पर पड़ती है तो हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती। तो न्यूटन ने कणिकावाद सिद्धांत के आधार पर, मेन जो है ये है यहां पर, न्यूटन ने कणिकावाद सिद्धांत के आधार पर न्यूटन ने कणिकावाद सिद्धांत के आधार पर क्या किया, सिद्धांत के आधार पर प्रकाश का सरल रेखीय गमन, न्यूटन ने कणिकावाद सिद्धांत के आधार पर प्रकाश का सरल रेखीय गमन, परावर्तन अपवर्तन की सफलतापूर्वक व्याख्या की जा सकी या व्याख्या की। परावर्तन अपवर्तन की सफलतापूर्वक व्याख्या की जा सकी। मतलब इसने किसके बारे में, सरल रेखीय, प्रकाश के सरल रेखीय गमन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कर सका, लेकिन ये व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि की व्याख्या करने में असमर्थ रहा। परंतु किसकी, परंतु प्रकाश के व्यतिकरण, देखिए अपन 11th क्लास में पढ़ चुके हैं पूरा डिटेल। प्रकाश के व्यतिकरण, विवर्तन परंतु प्रकाश के व्यतिकरण, विवर्तन एवं ध्रुवण, एवं किसकी, ध्रुवण की व्याख्या
करने में क्या रहा, ये करने में असमर्थ रहा। असमर्थ रहा मतलब किसकी, अपवर्तन आदि की, आदि। तो न्यूटन के कणिका सिद्धांत के आधार पर प्रकाश का सरल रेखीय गमन, परावर्तन, अपवर्तन की सफलतापूर्वक व्याख्या की जा सकी, लेकिन परंतु व्यतिकरण, विवर्तन एवं ध्रुवण की व्याख्या करने में क्या रहा, ये असमर्थ रहा। तो इसने तो सफलता प्राप्त कर ली इसने किस किस में, परावर्तन, अपवर्तन, सरल रेखीय गमन में, लेकिन किसकी व्याख्या नहीं कर सका, व्यतिकरण, विवर्तन एवं ध्रुवण। अब दूसरा, इसके बाद दूसरा वैज्ञानिक आया, उसने इसकी व्याख्या कर दी, इसकी व्याख्या कर दी, इसकी व्याख्या करने में असमर्थ रहा। इस प्रकार से वैज्ञानिक चलते रहे। तो देखो ये प्रकाश का कणिकावाद सिद्धांत था। इसके बाद हम लेते हैं प्रकाश का तरंग सिद्धांत। प्रकाश का तरंग सिद्धांत, तरंग सिद्धांत। ये ओनली इंट्रोडक्शन है हमारे चैप्टर का, जो कि हम चैप्टर नंबर 13 में पढ़ चुके हैं, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं। देखो प्रकाश का तरंग सिद्धांत। अब प्रकाश का तरंग सिद्धांत था, ये दिया था किसने, वैज्ञानिक हाइगेंस ने। वैज्ञानिक हाइगेंस के ने बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, और जब ये तरंगों के रूप में चलता है तो इसे एक माध्यम की आवश्यकता होती, और उसने बताया कि ईथर नामक काल्पनिक माध्यम की रचना की और कहा कि ये इनमें संचालित होती है। किसने बताया हमें, वैज्ञानिक हाइगेंस ने। तो इसमें लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिखना है हमें, हाइगेंस के अनुसार, वैज्ञानिक हाइगेंस के अनुसार, वैज्ञानिक हाइगेंस के अनुसार वैज्ञानिक हाइगेंस के अनुसार क्या है कि जो तरंगे हैं प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश जो है तरंगों के रूप में चलता है, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी, तरंगों के रूप में चलता है। ये तरंगे ईथर नामक, ये तरंगे ईथर नामक काल्पनिक माध्यम, ईथर नामक काल्पनिक माध्यम में संचरित होती है। संचरित होती है मतलब क्या हो गया, वैज्ञानिक हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश जो है तरंगों के रूप में चलता है और इनके लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो वो माध्यम था ईथर नामक माध्यम, जिसकी कल्पना किसने की थी, वैज्ञानिक हाइगेंस ने। तो इसके बाद फिर हमारे पास आता है प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। ये सब शॉर्ट में है। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। तो ये प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग जो चुंबकीय सिद्धांत था, ये किसने दिया था, वैज्ञानिक मैक्सवेल ने। और वैज्ञानिक मैक्सवेल ने बताया कि प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। किसने बताया हमें, जो प्रकाश तरंगे हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। उसने बताया जब किसी परिपथ में विद्युत क्षेत्र, जब किसी परिपथ में विद्युत क्षेत्र किसी आवृत्ति से परिवर्तित होता है,
जब विद्युत क्षेत्र किसी आवृत्ति से परिवर्तित होता है तो परिपथ में हो रहे दोलनों में एक प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती है। जब किसी परिपथ में विद्युत क्षेत्र किसी आवृत्ति से परिवर्तित होता है तो परिपथ में हो रहे दोलनों में एक प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती है जिनका वेग प्रकाश के वेग के समान होता है और इन्हें ही हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो इसकी भी थ्योरी हम लिख लेते हैं। वैज्ञानिक मैक्सवेल के अनुसार वैज्ञानिक मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। या है प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। वैज्ञानिक मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है या है। इसके अनुसार जब किसी परिपथ में विद्युत क्षेत्र इसके अनुसार जब किसी परिपथ में विद्युत क्षेत्र जब किसी परिपथ में विद्युत क्षेत्र किसी आवृत्ति से परिवर्तित होता है तो परिपथ में हो रहे दोलनों में एक प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती है और तो परिपथ में हो रहे दोलनों में एक प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती है। जिनका वेग प्रकाश के वेग के समान होता है। जिनका वेग प्रकाश के वेग के समान होता है। एक प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती है जिनका वेग प्रकाश के वेग के समान होता है। इन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। मतलब विद्युत तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगों को बोलते हैं शॉर्ट में विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं।
अब ये जो था, इसके आधार पर जीमान प्रभाव, फेराडे का प्रभाव, स्टार प्रभाव की तो व्याख्या सफलतापूर्वक की जा सकी, लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव, रमन प्रभाव आदि की व्याख्या करने में क्या रहा? असफल रहा। तो आगे हम लिख सकते हैं नीचे वही कि इस सिद्धांत के आधार पर, या यह सिद्धांत किसकी व्याख्या करने में सफल रहा? यह सिद्धांत प्रकाश के विद्युत चुंबकीय तरंग स्वरूप की पुष्टि की व्याख्या करने में सफल रहा। मतलब जीमान प्रभाव डायरेक्ट लिख सकते हो, यह सिद्धांत जीमान प्रभाव फेराडे प्रभाव फेराडे प्रभाव, स्टार प्रभाव आदि की व्याख्या करने में, जीमान प्रभाव, फेराडे प्रभाव, स्टार प्रभाव आदि की व्याख्या करने में सफल रहा। अब ये व्याख्या तो करती थी, जीमान प्रभाव, फेराडे प्रभाव, स्टार प्रभाव आदि की व्याख्या करने में सफल रहा, परंतु किसकी? प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, प्रकाश विद्युत प्रभाव, मतलब जो चुंबकीय सिद्धांत था, किसकी व्याख्या करने में सफल रहा? परंतु प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव, रमान प्रभाव आदि की व्याख्या करने में ये असफल रहा। परंतु पहले तो तीनों के बारे में बता देता हूं मैं, जीमान प्रभाव क्या होता है, फेराडे प्रभाव क्या होता है, वो लिख लेते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं इसको उधर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जीमान प्रभाव है, फेराडे प्रभाव, स्टार प्रभाव की व्याख्या करने में क्या सफल रहा। तो पहले ये जीमान प्रभाव जो है, इसकी परिभाषा ये पता हो हमें, जीमान प्रभाव क्या होता है। जीमान प्रभाव कितनी बार बच्चों को पता नहीं होता है कि होता क्या, ऐसे केमिस्ट्री में है ये जीमान प्रभाव। तो जीमान प्रभाव क्या है? स्पेक्ट्रमी रेखाओं का मंद चुंबकीय क्षेत्र में विभक्त होना जीमान प्रभाव कहलाता है। किसका? चुंबकीय क्षेत्र या स्पेक्ट्रमी रेखाओं का मंद चुंबकीय क्षेत्र में विभक्त होना। तो इसकी को लिख सकते हैं अपन, स्पेक्ट्रमी रेखाओं का मंद चुंबकीय क्षेत्र में, मंद मतलब हल्के, मंद चुंबकीय क्षेत्र में विभक्त होना क्या कहलाता है? जीमान प्रभाव। ये हो गया। दूसरा क्या था? फेराडे प्रभाव। फेराडे प्रभाव क्या होता है? फेराडे प्रभाव होता है चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में ध्रुवण तल का घूम जाना। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में ध्रुवण तल का घूम जाना। फेराडे प्रभाव होता है। और जो है हमारे पास स्टार्क प्रभाव, अगला कौन सा था? स्टार्क प्रभाव। स्टार प्रभाव क्या हो गया? स्पेक्ट्रम रेखाओं का विद्युत क्षेत्र में विभक्त हो जाना। यहां पर तो क्या
मध्य चुंबकीय क्षेत्र में विभक्त होना, जीवान प्रभाव तो होता है स्पेक्ट्रम रेखाओं का मध्य चुंबकीय क्षेत्र में विभक्त होना, और स्टार प्रभाव स्पेक्ट्रम रेखाओं का विद्युत क्षेत्र में विभक्त होना। स्पेक्ट्रमी रेखाओं स्पेक्ट्रमी रेखाओं का स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विद्युत क्षेत्र स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विद्युत क्षेत्र में विभक्त होना ये होगा तुम्हारे पास स्टार्क प्रभाव। क्या होगा ये स्टार्क प्रभाव। तो ये हमने पढ़ लिया कि ये सिद्धांत जीमान प्रभाव, फैराडे प्रभाव, स्टार्क प्रभाव आदि की व्याख्या करने में सफल रहा, लेकिन किसकी व्याख्या नहीं कर पाया, ये किसकी व्याख्या नहीं कर पाया, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव, रमन प्रभाव आदि की व्याख्या करने में असफल रहा। तो आगे हम लिखते हैं परंतु यह प्रभाव, परंतु आगे इसके नीचे ही ये मैंने परिभाषा लिखा थी वरना यही ऐड होता है ये आगे। परंतु कौन सा प्रकाश, परंतु कौन, परंतु प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, परंतु प्रकाश का विद्युत चुंबकीय विद्युत चुंबकीय सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, परंतु प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव, रमन प्रभाव इनकी व्याख्या करने में क्या रहा है, ये आदि की व्याख्या करने में पूर्णतया असफल रहा, आदि की व्याख्या करने में असफल रहा। तो ये जीवान प्रभाव, फैराडे प्रभाव, स्टार्क प्रभाव की व्याख्या कर पाया, लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव, रमन प्रभाव की व्याख्या करने में असफल रहा। इसके बाद अगला वैज्ञानिक आया हमारे पास, नेक्स्ट वैज्ञानिक या अगला सिद्धांत जो था वो था क्वांटम सिद्धांत। इसके बाद क्वांटम सिद्धांत, अगला वैज्ञानिक था इसमें हमारे पास क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत, हाँ क्वांटम सिद्धांत दिया था में वैज्ञानिक मैक्स प्लांक ने। किसने बताया था, मैक्स प्लांक। इसने बताया मैक्स प्लांक के अनुसार विकिरण का उत्सर्जन या अवशोषण ऊर्जा की निश्चित मात्रा, विकिरण का उत्सर्जन या अवशोषण ऊर्जा की निश्चित मात्रा के छोटे छोटे पैकेट को बोलते हैं बंडल, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल के रूप में होता है। ऊर्जा के इन पैकेट्स को हम कहते हैं क्वांटा या फोटोन कहते हैं। तो ये भी हम लिख लें, वैज्ञानिक मैक्स प्लांक के अनुसार वैज्ञानिक
मैक्स प्लांक के अनुसार ऊर्जा जो है, वैज्ञानिक मैक्स प्लांक के अनुसार विकिरण का उत्सर्जन या अवशोषण, विकिरण उत्सर्जन, वैज्ञानिक मैक्स प्लांक के अनुसार विकिरण का उत्सर्जन या अवशोषण ऊर्जा के छोटे छोटे या ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा की, वैज्ञानिक मैक्स प्लांक के अनुसार विकिरण का उत्सर्जन या अवशोषण ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा, ऊर्जा की निश्चित मात्रा के पैकेट्स, ऊर्जा की निश्चित मात्रा के पैकेट्स, और भी कौन से, छोटे छोटे, निश्चित मात्रा के छोटे छोटे पैकेट्स, छोटे छोटे पैकेट्स, और पैकेट्स को हम बोलते हैं बंडल, पैकेट्स बोल दो या बंडल बोल दो, पैकेट्स, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडलों के रूप में होता है। और ये जो बंडल होते हैं, जो पैकेट्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वांटा। जो पैकेट्स, ऊर्जा के जो छोटे छोटे पैकेट्स हैं, इनको बोलते हैं क्वांटा या फोटोन। तो यह लिख सकते हैं ऊर्जा के पैकेट्स, क्या ऊर्जा के इन पैकेट्स को, ऊर्जा के इन पैकेट्स या बंडलों को क्वांटा या फोटोन, क्वांटा या फोटोन कहते हैं। तो ये क्वांटा या फोटोन, और कौन, ये ऊर्जा के पैकेट्स, ये क्या कहलाते हैं, क्वांटा या फोटोन कहलाते हैं। तो ये हो गया क्वांटम सिद्धांत हमारे पास। अब इसमें बताया कि यदि फोटोन की आवृत्ति न्यू हो, यदि फोटोन की आवृत्ति क्या हो, न्यू, ये सब केमिस्ट्री में हमने 11th क्लास में भी पढ़ा है, पूरा कंप्लीट। लेकिन यदि फोटोन की आवृत्ति न्यू हो तो फोटोन की ऊर्जा क्या हो जाएगी, यदि फोटोन की आवृत्ति क्या हो, न्यू हो, तो फोटोन की ऊर्जा क्या आ जाएगी बेटा, फोटोन की ऊर्जा E बराबर की जो ऊर्जा है वो फोटोन की आवृत्ति के समानुपाती होती है। क्या होती है, समानुपाती, मतलब E बराबर या तो h न्यू लिख दो, तो फोटोन की ऊर्जा क्या हो जाएगी, E इज प्रोपोर्शनल न्यू, तो E दिस इज इक्वल टू h न्यू। h यहाँ प्लांक स्थिरांक है, क्या होता है, प्लांक नियतांक, यहाँ क्या होता है, ये प्लांक नियतांक h, और न्यू क्या है, आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन, यहाँ साइड लिख दो, यहाँ h बराबर प्लांक स्थिरांक या प्लांक नियतांक, और जो इसका मान होता है, कितना होता है h का मान, 6.62 इंटू 10 की पावर -34, कितना होता है, 6.62 इंटू 10 की घात -34, और इकाई क्या होगी, जूल इंटू सेकंड, जूल इंटू सेकंड। और न्यू क्या है, यहाँ पर आवृत्ति है न्यू की, तो और ई फोटोन की ऊर्जा न्यू क्या होगी, आवृत्ति, न्यू दिस इज इक्वल टू आवृत्ति, इसकी फोटोन की आवृत्ति।
आवृत्ति, जो ये वैल्यू थी जो हमने यहाँ पर लिख दिए कौन क्या क्या है। अब देखें, यदि विकिरण की तरंग दैर्घ्य लैम्डा हो, यदि विकिरण की तरंग दैर्घ्य क्या हो, लैम्डा हो, तो फोटोन का वेग देखो न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा, तो ये आ जाएगा। देखो यदि फोटोन की तरंग दैर्घ्य लैम्डा हो, तो इसमें तो हम समीकरण नंबर 1 डाल दें, हो तो न्यू दिस इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा। सी क्या है यहाँ पर, प्रकाश का वेग, या सी क्या है, प्रकाश का वेग, समीकरण नंबर 2। यहां सी बराबर प्रकाश का वेग, और प्रकाश का वेग कितना होता है भाई, 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, समीकरण 1 और 2 से न्यू की जगह वैल्यू रख दें, तो E बराबर आ गया एच सी अपॉन लैम्डा। ये 30 समीकरण आ गई, जो कि अपन चैप्टर नंबर फिर बता रहा हूं 13 में हम पढ़ चुके हैं। अब देखें, अब बात करें इस नीचे कि क्वांटम सिद्धांत से, जो क्वांटम सिद्धांत था वो प्रकाश का जो यहाँ कमी थी उस कमी को इसने पूरा किया। प्रकाश के प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के मतलब क्या करा इसने, क्वांटम सिद्धांत ने प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव, रमन प्रभाव की व्याख्या कर दी, की व्याख्या करी। और इस प्रकार प्रकाश जो होता है, प्रकाश इस प्रकार प्रकाश कुछ घटनाओं में तो विद्युत चुंबकीय तरंग के समान तथा कुछ घटनाओं में कण की तरह व्यवहार करता है। अतः हम कह सकते हैं प्रकाश की प्रकृति क्या होती है, द्वैत। और इसी बारे में हम पढ़ रहे थे अब तक कि प्रकाश की प्रकृति क्या होती है। तो ये इंट्रोडक्शन था चैप्टर का। आगे इसके नीचे लिख सकते हैं अपन कि क्वांटम सिद्धांत से प्रकाश क्वांटम सिद्धांत क्वांटम सिद्धांत जो क्वांटम सिद्धांत हमारा, क्वांटम सिद्धांत से प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव, रमन प्रभाव, क्वांटम सिद्धांत से प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव, रमन प्रभाव आदि की व्याख्या की जा सकी, आदि की व्याख्या की जा सकी। मतलब जिसमें वो कमी थी उसको इसने पूरा कर दिया। तो क्या कह सकते हैं, इस प्रकार प्रकाश, मतलब जब चारों कंडीशन अपन पढ़ चुके, चारों सिद्धांत हम पढ़ चुके, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इस प्रकार प्रकाश कुछ घटनाओं में, इस प्रकार प्रकाश कुछ घटनाओं
इस प्रकार प्रकाश कुछ घटनाओं में, इस प्रकार प्रकाश कुछ घटनाओं में विद्युत चुंबकीय तरंग, इस प्रकार प्रकाश कुछ घटनाओं में विद्युत चुंबकीय तरंग के समान, विद्युत चुंबकीय तरंग के समान तथा कुछ घटनाओं तो विद्युत चुंबकीय तरंग के समान तथा कुछ घटनाओं में कण की तरह, तथा कुछ घटनाओं में कण की भांति क्या करता है? कण की भांति व्यवहार करता है, तो प्रकाश की प्रकृति क्या होगी? द्वैत। अतः कहा जा सकता है कि प्रकाश की प्रकृति द्वैत होती है। अतः कहा जा सकता है कि प्रकाश में कण और तरंग दोनों के गुण होते हैं, तो प्रकाश की प्रकृति क्या होगी? द्वैत। अतः कहा जा सकता है कि प्रकाश में कण एवं तरंग, प्रकाश में कण एवं तरंग दोनों के गुण विद्यमान रहते हैं, अर्थात प्रकाश की प्रकृति क्या है? द्वैत। अर्थात प्रकाश की प्रकृति द्वैत होती है। प्रकाश की प्रकृति क्या होती है? द्वैत होती है। ये है प्रकाश की प्रकृति, जो कि हम चैप्टर नंबर 13 में, फिर बता रहा हूं, चैप्टर नंबर 13 में मैं आपको पढ़ा चुका हूं पूरा डिटेल में। फिर भी मैंने एक बार इसको बता दिया, केवल ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। अब हाइगेंस का तरंग सिद्धांत हम आगे पढ़ेंगे। अब जो पढ़ेंगे वहां से हमारा मेन चैप्टर ये स्टार्ट होगा, केवल ओनली फॉर इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था ये। अब हम अगला टॉपिक जो लेंगे वो लेंगे हाइगेंस के तरंग सिद्धांत, जहां से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। तो आज की क्लास हम यहीं ड्रॉप करेंगे। धन्यवाद।